दोस्तों कैसे हो आज सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहले के 3 एपिसोड देख चुके हैं और आपको कहानी अच्छी लग रही है तो आप आज के एपिसोड को जरूर से जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना और इस कहानी पर एक कमेंट और एक लाइक जरूर से जरूर करना। तो चलिए आज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई थी। उसने तुरंत उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और ठंडे स्वर में पूछा, ऐ, तुम कंकाल लीक से हो? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत तेज हो, लेकिन तुम कितने भी तेज क्यों ना हो, कियारा अग्रवाल को नहीं बचा पाओगे। उसको तो आज मरना ही होगा। ये कहते हुए बूढ़े ने अपने हाथ से अपना चेहरा पोंछा और धीरे धीरे अपने चेहरे पर नकली जो उसने त्वचा लगा रखी थी, जो दाढ़ी लगा रखी थी, वो उतार दी, जिससे उसका असली और खूंखार चेहरा सामने आ गया। इस आदमी ने वाकई में अपना भेष बदला हुआ था। उसका असली चेहरा देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि यह आदमी 35 से 40 उम्र का ही होगा। कियारा जमीन से उठी और उसने अपने बाहों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। उसका चेहरा एकदम उदासीनता से ढक गया था। उसने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? वो जानती थी कि बिजनेस वर्ल्ड में उसके बहुत सारे दुश्मन थे। उसे बहुत पहले भी धमकियां मिल चुकी थी। एक बार तो उसकी गाड़ी को भी फोड़ दिया गया था और उसकी कंपनी में कई बार उसके जासूस भी आए थे, लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने उसे गोली मारने की कोशिश की। लोग उसके बिजनेस आइडिया पहले से चोरी करने के लिए अपनी जासूस उनकी कंपनियों में भेजते थे, ताकि आज पहले से ही उनकी ज्वेलरी डिजाइन कॉपी भी कर पाई। लेकिन इस बार कोई मामूली हमला नहीं था। वो उसे जान से ही मारना चाहते थे। उस हमलावर ने कियारा की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस कियारा, कोई ये तुम्हारा सिर काटने के लिए मुझे 5 करोड़ रुपए दे रहा है। मैं बस पैसे के लिए कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। और उसके बाद उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ फिर से कियारा के ऊपर बंदूक तान दी। लेकिन तभी समर अपनी जगह से हिला। वो कियारा के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कियारा को पीछे छुपा लिया। वो कियारा को कुछ होने देना नहीं चाहता था। भले ही वो इस लड़की से डिवोर्स लेने जा रहा था, लेकिन उन्होंने अभी तक डिवोर्स लिया नहीं था। इसलिए चाहे कागजों में ही सही, लेकिन कियारा अभी भी उसकी पत्नी ही थी। इसलिए जाहिर है वो कियारा को ऐसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकता था। ये देखकर कि समर उसके सामने कूद आया है, कियारा का सुंदर चेहरा बदल गया। उसका दिल धड़क उठा। हाँ, उसके सामने वाला उसका आदमी पति ही था, लेकिन जब से उनकी शादी हुई है कियारा ने अभी भी उसको एक बार भी प्यार से देखा नहीं था। उसने कभी उसका सम्मान भी नहीं किया था। लेकिन अब जब कियारा खतरे में आ गई थी तो आदमी जिसे वो नीच समझती थी फिर भी उसको बचाने के लिए उसके सामने कूद पड़ा था। और ये जानते हुए भी कि उस सामने वाले के पास बंदूक है, वो किसी की भी जान ले सकती है, उसके लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गया था। कियारा का दिल दहल उठा था। एक पल ऐसा आया जब वो रोना चाहती थी। वो हमेशा कहा जाता है कि लड़कियां भावनात्मक प्राणी होती है, और ये झूठ नहीं था। समर ने उसे अपने पीछे छुपा लिया और उसे भावुक हो गई थी। अधेड़ उम्र का आदमी ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। उसने समर को डराने के लिए धमकाते हुए कहा, बेटा, तुम हीरो बनना चाहते हो तो इस लड़की को बचाना चाहते हो। मुझे डर है कि तुम खुद ही न टपक जाओ। लेकिन समर को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो थोड़ा मुस्कुराया और कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि कंकाल लेक का आदमी कितना ताकतवर है। उसकी आंखों में गर्व भरा हुआ था। वो कंकाल लेक का आदमी था, और अगर कंकाल लेक का हेड भी आज आ जाता तो वो भी उसके सामने कुछ नहीं कह सकता। एक बार जब शैडो किंग क्रोधित हो जाता तो 1000 मील के दायरे में लाशें ही लाशें होती। ये शैडो ग्रुप के सभी मेंबर्स का सबसे पुराना सपना था। उसकी बात सुनकर इस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी उंगली पर ट्रिगर दबा कर रखा और गोली चलाने के लिए तैयार हो गया और गुस्से में बोला, तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो गोली चलाने ही वाला था, तभी पलक झपकते ही समर उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी आंखें मली, बाएं और दाएं देखा, लेकिन उसे वो ढूंढ नहीं पाया। उसका चेहरा बदल गया और उसके माथे से पसीना बहने लगा।
तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे से अचानक एक चिढ़ाने वाली आवाज आई। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? हेलो हेलो। अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक पलट कर देखा और देखा कि समर उसके पीछे खड़ा था। वो चौंक गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने घबराते हुए कहा, तुम मेरे पीछे कैसे आ गई? यह आदमी इतना तेज था, उसने कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। समर ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और तुरंत अधेड़ उम्र के आदमी की बंदूक छीन ली। उसने बंदूक के सभी पार्ट अलग अलग कर दिए। देखते ही देखते एक ही पल में बंदूक भागों में ढेर में बदल गई और जमीन पर गिर गई। उसने अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे को डर देख लिया था। समर को करीब से देखने के बाद अधेड़ उम्र के आदमी को आखिरकार याद आ गया। उसके सामने वाला आदमी शैडो किंग है और उसने उसे पहले एक फोटो में देखा था। उसने हंसवाते हुए धीरे से कहा, तुम शैडो किंग हो। वह आदमी बिल्कुल डर गया था। वो आगे कुछ कहने ही वाला था। समर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने उस आदमी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। समर ने उस आदमी की गर्दन पर थोड़ा सा जोर लगाकर दबाया और उसे कच की आवाज सुनी। उसकी गर्दन टूट गई। उसका शरीर धीरे से जमीन पर गिरने लगा। भले ही वो किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन इस आदमी ने उसे पहचान लिया था, इसलिए उसे मार देना ही सही था। या अगर उसकी पहचान उजागर हो जाती तो उसे कंकाल लीग के पागल लीडर का सामना करना पड़ता और साथ ही और भी मेंबर्स का सामना भी करना पड़ता। तभी समर को कुछ महसूस हुआ। उसने कुछ सूंघने की कोशिश करते हुए कहा, गन पाउडर की गंध। हवा में अभी भी गन पाउडर की गंध हो कैसे सकती है? समर गन पाउडर की गंध को दूर से महसूस कर लेता था। उसने स्पष्ट रूप से इस हमलावर को पहले ही मार दिया था, लेकिन वो अभी भी हवा में गन पाउडर की गंध महसूस कर सकता था। यह गंध इतनी मजबूत थी कि आदमी की बंदूक से जो भी गंध आ रही थी उससे कहीं ज्यादा तेज थी, जैसे किसी स्नाइपर की बंदूक से आ रही हो। तभी उसने अचानक देखा कि कियारा के दिल के पास एक लाल बिंदु था। उसने तुरंत कहा, एक लाल बिंदु? अरे नहीं, स्नाइपर। समर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। कियारा के दिल पर लाल बिंदु, वो जगह पर जो स्नाइपर ने निशाना साध रखा था। लापरवाह। वो वाकई में लापरवाह था और वो एक पल इतनी दिल गलानी से उसका भर गया। उसने शुरू में सोचा था कि सिर्फ एक अधेड़ उम्र का आदमी ही कियारा पर हमला करने आया था। उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि कोई स्नाइपर भी यहाँ पर आसपास हो सकता है। स्नाइपर कितनी भी दूर क्यों ना हो, किसी को भी मार सकता था, और ये एक ऐसा प्राणी था जो एक ही गोली में लोगों की जान ले सकता था। अगर ये स्नाइपर समर पर निशाना साध रहा होता तो वो अपनी तेज गति से स्वाभाविक रूप से इससे बच भी सकता था, लेकिन यह स्नाइपर असल में कियारा पर निशाना साध रहा था। कियारा एक आम इंसान थी। उसके पास इतने बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर गोली की आवाज आई तो कियारा बिना किसी शक के मर जाएगी। तभी गोली चलने की आवाज आ ही गई। आवाज सुनते ही समर चिल्लाया, कियारा। उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो धड़कता हुआ कियारा की तरफ दौड़ा। उसने अचानक कियारा को गले लगा लिया और उसे अपनी बाहों में सुरक्षित भर लिया। गोली सीधे आकर समर के कंधे पर लगी। अचानक खून की एक धार निकली जिससे उसके कपड़े तुरंत लाल हो गए। कुछ खून कियारा के खूबसूरत चेहरे पर भी छलक गया। समर ने कियारा को पकड़ लिया और जमीन पर लुढ़क गया। वो कियारा के साथ लुढ़कता हुआ एक सुनसान शेड में घुस गया और ज्यादा दूर तो नहीं था। उनके पीछे 2-4 गोलियां और भी चली। अच्छा हुआ कि वो तेजी से भाग गया, वरना फिर से कियारा को बचाने के लिए गोली खानी पड़ती। ये एक शेड का कबाड़ खाना था। वहां सिर्फ एक कमरा था और एक कमरा चारों तरफ से कबाड़े से भरा हुआ था। वहां पर एक बिस्तर भी था। मालिक वहां था नहीं, शायद वो रिसाइकलिंग इकट्ठा करने गया होगा। उन दोनों के अंदर जाने के बाद बाहर मौजूद स्नाइपर ने गोली चलाना जारी रखा। ऐसा लग रहा था कि वो पागलों की तरह इन दोनों की लाश देखना ही आज चाहता था। समर को खून से लथपथ देखकर कियारा का सुंदर चेहरा घबराहट से भर गया। कियारा ने घबराते हुए कहा, तुम्हारा खून बह गया है, हमें जल्द से कुछ करना होगा। ये लड़की जो आमतौर पर घमंडी थी, वो अब एक घबराई हुई छोटी बच्ची की तरह बिहेवियर कर रही थी। अगर किसी सामान्य व्यक्ति पर इस तरह की हत्या का प्रयास किया जाता तो वह शायद पहले ही बेहोश हो जाता, लेकिन कियारा आखिरकार एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी
उसने बड़े तूफान और लहरें देखी थी। भले ही वो घबरा रही थी और कम से कम वो बेहोश तो नहीं हुई थी। वो थोड़ी चिंतित थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या करना है। समर का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और वो बड़ी मुश्किल से बात कर पा रहा था। उसने हिम्मत जताकर कियारा से कहा, कोई बड़ी बात नहीं, पहले तो घबराना बंद करो और जल्दी से एक छोटा सा मोटा चाकू ढूंढो। कुछ भी आग जलाने के लिए ढूंढ लो। मुझे अपने कंधे से गोली निकालनी है। वो गोली जहरीली है। अगर ज्यादा देर अंदर रही तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। जब उसे गोली लगी तो उसने लगा कि ये गोली कोई सामान्य गोली नहीं थी, बल्कि एक एनेस्थेटिक गोली थी जिसमें एनेस्थेटिक था और इसमें वो बेहोश हो रहा था। अगर उसने जल्द से जल्द गोली नहीं निकाली तो वह एनेस्थेटिक से बेहोश हो जाएगा और अगर उसके बेहोश होने के बाद स्नाइपर अंदर आ गया तो दोनों को मार डालेगा। कियारा का सुंदर चेहरा थोड़ा सा बदल गया। वो कमरे में चाकू, एक लाइटर और एक गोश्त का टुकड़ा ढूंढने लगी। कुछ टाइम में कियारा को एक बारीक सा चाकू और एक पुराना लाइटर भी मिल गया। साथ ही उसको कोई गोश्त तो नहीं मिला, एक कपड़ा मिल गया जिसको समर अपने जख्म पर बांध सकता था। वो भागते हुए पूरा सामान समर के पास लेकर आई। समर जानता था कि उसके पास समय कम है, स्नाइपर किसी भी समय आ सकता था, इसलिए उसने जल्दी से वो गोली निकालनी होगी। उसने लाइटर का इस्तेमाल करके छोटे से चाकू को गर्म किया और साफ कर लिया। वो उसे अपने कपड़े से निकाले और कियारा को चौंका देने वाली निगाहों के सामने अपने कंधे पर वार किया और अपनी त्वचा को चीर कर अंदर मौजूद गोली निकाल ली। फिर उसने घाव को साफ किया, उसके ऊपर कपड़े का टुकड़ा लपेटा और समर को गोली निकालते देख कियारा ने अपने लाल होठ को अपने छोटे से हाथ से ढक लिया था। उसकी आंखों में हैरानी आ गई थी। यह आदमी वाकई में बहुत मजबूत था, बिना किसी शिकन के चाकू से गोली निकाल रहा था। और वो तब भी हैरान हो गई थी जब उसकी पीठ पर क्रॉसिंग निशान देखे। निशान एक आदमी के पदक थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को बयां कर रहे थे। कियारा को अपने दिल पर कुछ अकथनीय उदासी महसूस हुई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो समर के बारे में बहुत कम जानती थी। उसे सिर्फ इतना ही पता था कि वो देश में रहता था। इसके अलावा उसने क्या किया, क्या करता है और उसे कुछ भी पता नहीं था। कियारा की पलकें झपक गई। समर की तरफ देखते हुए उसने पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? उसके खूबसूरत चेहरे पर एक जटिल भाव था। वो जानती थी कि अगर यह आदमी उसके लिए गोली न खाता तो वो कब की मर चुकी होती। समर ने गांठ बांधी और हल्के से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने दादाजी से वादा किया था, शादी के बाद तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। उसने अपने मरते हुए दादाजी से वादा किया था कि वो कियारा से शादी करेगा और उसकी अच्छी देखभाल भी करेगा। वो अपनी बात का पक्का था। क्योंकि उसने दादाजी से वादा किया था, इसलिए चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, जब तक कियारा उसकी पत्नी थी वो उसका ध्यान रखेगा ही जरूर। इसलिए अगर वो घायल भी होता तो भी वो कियारा को एक खरोंच न लगने देता। वो अपने स्वर्गीय दादाजी को निराश नहीं करना चाहता था। बेशक अगर उनका कोई डिवोर्स हो जाता, वो इंदौर छोड़ चला जाता, तो स्वाभाविक रूप से उसे वादा निभाने की जरूरत नहीं थी, न ही उसे कियारा की देखभाल करने की जरूरत थी। कियारा के खूबसूरत चेहरे पर निराशा छा गई। उसने धीरे से कहा, ये तुम्हारे दादाजी की इच्छा थी। उसे लगा कि समर कहेगा उसे उससे प्यार हो गया है, इसलिए उसने बचा लिया। लेकिन यह तो सिर्फ दादाजी के किए हुए वादे के लिए कर रहा था, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन साथ ही उसको यह भी पछतावा हो रहा था कि वो उसके सामने वाले आदमी को डिवोर्स दे रही है, जिसे 2 दिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में रहना और उसके बारे में कुछ भी पता न रहना, अपनी धारणा के अनुसार उसे नापसंद करना स्पष्ट रूप से गलत था। लेकिन सौभाग्य से इस हमले के कारण ये सिविल अफेयर्स ब्यूरो नहीं गई। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अभी तक डिवोर्स लिया नहीं था। वे अभी भी कानूनी तौर पर पति और पत्नी थे और अभी भी उसके पास समर को जानने का मौका था। समर ने जब गोली को देखा तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। इस गोली पर एक काली पॉइजनस स्पाइडर जैसा पैटर्न बना हुआ था। उसने गोली को देखते ही कहा, अरे पॉइजनस स्पाइडर की गोली। पॉइजनस स्पाइडर की गोली में एनेस्थेटिक इफेक्ट होता था। यह दुर्लभ गोली थी और वो जानता था कि पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति के पास पॉइजनस स्पाइडर की गोलियां थी और वो खुद पॉइजनस स्पाइडर भी। पॉइजनस स्पाइडर एक प्रोफेशनल किलर थी जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की सूची में 3रे स्थान पर थी और पॉइजनस स्पाइडर सिर्फ टाइगर किंग के पास थी। वो पहले ही समझ गया था कि हमले का प्लान टाइगर किंग ने बनाया होगा और उसका लक्ष्य वही था।
इन लोगों ने सबसे पहले कियारा पर हमला किया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे सीधे समर पर हमला करेंगे तो वो बच जाएगा। लेकिन अगर वे कियारा पर हमला करेंगे तो वो एक आम इंसान है जो कहीं ज्यादा आसान लक्ष्य था और जिसे हमलों से बचना नहीं आता, तो समर को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और एक बार जब वो कियारा को बचाने के लिए बीच में कूदेगा तो उसे भी जरूर चोट लगेगी। क्या ये टाइगर किंग ही है? क्या ये उसकी पॉइजनस स्पाइडर है और क्या ये उसकी ही साजिश थी? ये समर लगातार सोच रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने अपने दिल ही दिल में पहले ही इन दोनों आदमियों की मौत को सजा सुना दी थी। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि कोई धीरे धीरे हल्के कदमों से उनकी तरफ चला आ रहा था। उसने तुरंत फुसफुसाते हुए कियारा से कहा, कियारा, तुम एक कोने में छिप जाओ। कियारा उसकी बात सुनने के बाद ही एक कोने में जाकर छिप गई और समर खुद पॉइजनस स्पाइडर का इंतजार करने लगा। कियारा ने उसकी चिंता जताते हुए कहा, तुम भी तो अपना ध्यान रखना। उसके खूबसूरत चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। वो जानती थी कि वो कोने में छिपने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए वो जल्दी से छिप गई ताकि उसकी वजह से समर को कोई परेशानी न हो। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। समर ने देखा किसी ने लकड़ी का दरवाजा जोर से खोल दिया और वो उसकी तरफ ही देख रहा था। तभी एक गोली उसकी तरफ चली गई। समर ने गोली की आवाज सुनते ही जल्दी से अपने बाएं तरफ अपने कदम रखा और उस गोली से बच गया। ठीक उसी जगह पर समर खड़ा था जहां एक सुनहरी गोली तेज आवाज के साथ जमीन पर जोर से धंस गई थी। गोली सिक्के के आकार की थी। जमीन पर धंसने पर एक खड्डा बन गया और वहां से धुआं निकलने लगा था। अगर समर को गोली लग जाती तो वो मर जाता, लेकिन सौभाग्य से वो बच गया था। जमीन पर पड़े गड्ढे को देखते हुए समर की आंखों में हैरानी आ गई थी। वो हैरानी से बड़बड़ाया, क्या सटीक निशाना था इसका। गोली की गति भी बहुत तेज थी और सटीकता भी बहुत अधिक। आम लोग एक गोली से ही मर जाते, लेकिन एक शैडो किंग जैसे लोग ही उसे चकमा दे सकते थे। तभी 3 और गोलियां अचानक हवा में चली। तीखी आवाज के साथ जो हवा को चीरती हुई समर की ओर बढ़ रही थी। एक साथ एक ही निशाने पर 3 गोलियां, और चलना ये पॉइजनस स्पाइडर का स्पेशल मूव था। शैडो ग्रुप में अनगिनत ऐसे ताकतवर लोग थे जो इन उसके मूव के कारण अपनी जान गंवा बैठे थे। तभी समर ने मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, मेरे साथ चालें चल रहे हो। उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, जिससे सीमेंट पर एक निशान बन गया और जाहिर से वो बहुत बल शक्तिशाली था। उसका पूरा शरीर एक लचीले अजगर की तुरंत एक शेप में मुड़ गया। वो तीनों गोलियों से बच गया। तीनों गोलियां कठोर दीवार को चीरती हुई बाहर चली गई। दीवार पर छेद पड़ गए थे। समर ने अपने हाथ पीठ पीछे करके अहंकार में कहा, पॉइजनस स्पाइडर, तुमने अपनी 10 गोलियां खराब कर ली हैं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। अब जब मुझे पता चल ही गया है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो छिपने की क्या जरूरत। सामने आ जाओ, सामने से वार करो, ऐसे छिपकर नहीं। उसे पता था कि पॉइजनस स्पाइडर की स्नाइपर गन में बहुत कम गोलियां थी और वो एक निशाने के लिए सिर्फ 10 गोलियां ही लेकर चलती है। उसने बाहर 6 और अभी 4 का इस्तेमाल किया। उसकी गोलियां खत्म हो गई थी। जब समर की आवाज बंद हो गई तो काले कपड़ों पहने एक दुबली पतली लड़की बाहर से अंदर आ गई। चलते चलते उसने अपने हाथों से ताली बजाई। उसकी पीठ पर एक बड़ी स्नाइपर राइफल थी। उसने समर की तारीफ करते हुए कहा, शैडो की वाकई काबिले तारीफ है। तुम्हें पता है कि मेरे पास कोई गोली नहीं। उस दुबली पतली लड़की की हाइट लंबी और वो अपनी ठंडी आंखों से समर को घूर रही थी। वो एक जहरीले सांप की तरह दिख रही थी, बेहद ठंडी और कपटी। समर ने उससे सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, टाइगर किंग खुद क्यों नहीं आया? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, ओह, मैं अकेले ही तुमसे निपटने आई हूं, काफी हूं। समर ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा, ओह, तो तुम्हें यह गलतफहमी है। तुम्हें पता भी है कि जिसने मुझसे इस तरह बात की वो अब सब नरक में जा चुके हैं। इस लड़के ने जहरीले हंसी हंसते हुए कहा, शैडो किंग, अगर ये कोई और दिन होता तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन अब जब तुम्हें गोली लगी है तो मुझे मालूम है कि बेहोशी की दवा अपना काम शुरू कर रही होगी। तुम जल्द ही बेहोश हो जाओगे। पॉइजनस स्पाइडर गौर से मुस्कुराई और उसकी आंखों में अलग ही चमक आ गई थी। उसके गोलियों में बहुत सारी बेहोशी की दवा थी।
एक बार गोली लगने के बाद कोई भी 10 सेकंड में बेहोश हो जाता, अपनी लड़ने की शक्ति खो देता। शैडो किंग वास्तव में शैडो ग्रुप का किंग था और सबसे शक्तिशाली था, इसलिए 3 मिनट बीत चुके थे और अभी भी बेहोश हुआ नहीं था। हालांकि पॉइजनस स्पाइडर का मानना था कि शैडो किंग ने अपनी शक्ति खो दी होगी, यह उसका डेड एंड है। वो बस टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने खुद की गोलियों पर भरोसा होने के कारण पॉइजनस स्पाइडर सामने आई और अन्यथा वो शैडो किंग के सामने आने में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाती। उसे हराने की धमकी तो दूर की बात थी। तभी समर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी लड़ने की क्षमता खो दी, तो तुम अपनी आगे की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये कहते हुए उसने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और उसकी आंखों में चमक आ रही थी, जैसे किसी शिकारी को उसके शिकार को देखकर चमक जाती है। वास्तव में अब उसका सिर चक्कर खा कर रहा था और धीरे धीरे अपनी ताकत खो ही रहा था। वो जानता था कि एनेस्थेसिया की गोली का असर था। हालांकि उसने एनेस्थेसिया की गोली निकाल दी थी, लेकिन एनेस्थेसिया उसके शरीर में घुस चुका था। पॉइजनस स्पाइडर में ना तो सिर हिलाते हुए उसने कहा, ओह, मैं क्यों तुम पर ऐसे हमला करूं? अब जब मुझे पता है कि तुम थोड़ी देर में बेहोश हो जाओगे, तो मैं रिस्क क्यों लूं? तुम्हारे बेहोश होने के बाद मैं आराम से तुम्हारा सिर काट लूंगी। वह ऐसे समर पर हमला करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। शैडो किंग का गुस्सा होने का मतलब था 1000 मिर्च सिर्फ लाशें ही लाशें। अंडरवर्ल्ड में समर के बारे में सब यही कहते थे। पॉइजनस स्पाइडर जानती थी कि भले ही शैडो किंग को एनेस्थेसिया की गोली को मारा गया है, लेकिन सामने वाले की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी कि जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अब जब समर ने देखा पॉइजनस स्पाइडर ने भी कुछ भी करने से इनकार कर दिया है, तो उसने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम कोई कदम नहीं उठाओगे तो मैं उठाऊंगा। उसने जानलेवा नजरों से उसकी ओर देखा और वो हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसके शरीर में एनेस्थेटिक काम कर रहा था और उसे बेहोश होने में ज्यादा अब समय लगने वाला नहीं था। उसे बेहोश होने से पहले पॉइजनस स्पाइडर को मारना होगा। अगर वो बेहोश हो गया तो पॉइजनस स्पाइडर उसे और कियारा दोनों को मार डालेगी। जीवित रहने के लिए उसे जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ करना ही था। उसने तभी अपना पैर जमीन पर पटका और तुरंत तेजी से सामने खड़ी लड़की की तरफ बढ़ गया। 1 सेकंड के भीतर वो पॉइजनस स्पाइडर के बिल्कुल सामने था। पॉइजनस स्पाइडर चौंकते हुए बोली, इतनी तेज? वो जानती थी कि शैडो किंग तेज था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि एनेस्थेटिक देने के बाद भी वो इतना तेज होगा। ये जानते हुए कि वो उससे बच नहीं सकती, पॉइजनस स्पाइडर ने अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद की और समर के सिर पर वार कर दिया। वो एक बार में शैडो किंग का सिर चकनाचूर कर देना चाहती थी। समर उसका मुंह देखकर गुस्से में होते हुए बोला, अब तुम अपनी मौत को दावत दे रहे। उसने दवा के असर को बर्दाश्त करते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और उसने पॉइजनस स्पाइडर की बाह पर दे मारा। पॉइजनस स्पाइडर एकदम से चिल्लाई, आह, मेरी बाह! उसने देखा कि समर की हथेली की चोट से उसका दाहिना हाथ फट गया, जिससे उसके अंदर की सफेद हड्डियां बाहर आ गई थी। पॉइजनस स्पाइडर मन ही मन एक ही बात कह रही थी, ये आदमी तो शैतान है, शैतान। वो डर गई थी, भयभीत हो गई थी। उसे पता चल गया था कि उसकी एनेस्थेटिक गोलियों का शैडो किंग पर कोई असर नहीं हुआ। अगर असर किया होता तो उसके पास इतने भयानक लड़ने की शक्ति न होती। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तभी समर ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की, मेरी वाइफ को निशाना बनाकर मुझे दबाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। समर का दाहिना हाथ पंजे में बदल गया। वो पॉइजनस स्पाइडर का गला चीरने के लिए तैयार था। पॉइजनस स्पाइडर चीखी और जल्दी से पीछे हट गई। वो पलटी और भागने लगी। तभी वो शैडो किंग के हमलों से डर गई थी। वो बिल्कुल इतनी डर गई थी कि अब बस वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहती थी। समर का शरीर कांपने लगा। ठीक जब वो पॉइजनस स्पाइडर का पीछा करने वाला था तो उसे अचानक चक्कर आने लगा। एनेस्थेटिक उसके दिमाग में अब चलना शुरू हो गया था। उसे नींद आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने अगले पल बेहोश हो जाएगा। उसने बल का भी प्रयोग किया, जिससे एस्थेटिक्स ने जल्दी से काम करना शुरू कर दिया था। समर ने फुसफुसाते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम भाग गई, नहीं तो आज मेरे हाथों तुम्हें कोई बचा नहीं पाता। जब तक समर का चेहरा काला पड़ चुका था, तब तक पॉइजनस स्पाइडर उसके नजरों से ओझल हो गई थी।
हालांकि इस बार उसने पॉइजनस स्पाइडर को नहीं मारा, लेकिन उसने उसका हाथ तोड़ दिया था। यह भी उसके लिए एक सजा ही थी। तभी कियारा ने कोने से निकलते हुए चिल्लाते हुए समर से पूछा, क्या क्या तुम ठीक हो? और वो दौड़ते हुए उसके पास आने लगी। समर के कंधे पर खून देखकर उसका ठंडा चेहरा चिंता से भर गया था। क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, उसके घाव खुल गए थे, खून फिर से चलने लगा था। समर ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना, बस जल्दी से यहाँ से। समर ने बात पूरी भी नहीं की थी, वो लुढ़कता हुआ एक तरफ गिर गया और बेहोश हो गया। वो निश्चित रूप से हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। एक बार वो हॉस्पिटल चले गए तो उसकी पोल खुल जाएगी और फिर इंडिया का स्पेशल डिपार्टमेंट आ जाएगा। उसे उन स्पेशल डिपार्टमेंट से बातचीत करना मुश्किल से बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये देखकर कि समर बेहोश हो गया, कियारा का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया और उसकी आंखें चिंता से भर गई। उसने अपनी पूरी ताकत समर को गाड़ी तक खींचने में लगा दी। वो पहले ही हॉस्पिटल लेकर जाने वाली थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले उसने कहा था कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती। उसने कुछ पल सोचा और फिर भरोसा करने का फैसला किया। तभी उसने चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट की, अपने घर की ओर चल पड़ी। कियारा के जाने के कुछ ही देर बाद शायरन की एक श्रृंखला बज उठी। 4 पुलिस गाड़ियां तेजी से वहां पहुंची। अपनी वर्दी पहने हुए एक सुंदर सी महिला पुलिस अधिकारी सबसे पहले पुलिस की गाड़ी से उतरी। ये सुंदर महिला पुलिस अधिकारी कोई और नहीं, इंस्पेक्टर जिया शेखावत ही थी। जब उसे खबर मिली वो तुरंत वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन वो फिर भी उसको देर हो गई थी। चाहे वो पॉइजनस स्पाइडर हो या समर, वो दोनों ही वहां से निकल गए थे। घटनास्थल को बिल्कुल सील कर दिया गया था। जो भी गाड़ियां आ रही थी उनके चारों ओर से गुजरना पड़ता। कियारा सौभाग्य से समय रहते वहां से निकल गई थी, अन्यथा उन्हें मजबूरन यहाँ पर रुकना पड़ता और पता नहीं आगे क्या हो जाता। एक स्मार्ट दिमाग वाला पुलिस अधिकारी जिया के पास आया और उस मरे हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज में बोला, मैडम, ये आदमी इंडिया का नहीं लग रहा है। जिया की ये सुनकर भौहें तन गई। उसने चौंकते हुए पूछा, क्या क्या कह रहे हो तुम? इंडिया का नहीं है तो कहाँ का है? उसके सुंदर चेहरे पर सदमे का भाव दिखाई देने लगा था। उसे लग नहीं रहा था कि ये आदमी कोई विदेशी होगा। उसे शुरू में लगा कि एक साधारण आपराधिक मामला है, लेकिन जब उसने उसे मरे हुए आदमी की तरफ देखा तो उसे डर लगने लगा। और तुरंत समझ गई कि ये इतना साधारण नहीं है जितना उसे लग रहा है। जिया ने अपने लाल होठ ऊपर उठाए और तुरंत अपने कांस्टेबल को आदेश देते हुए कहा, लाश को तुरंत पुलिस स्टेशन लेकर चलो। इसे सावधानी से सुरक्षित रखना और फोरेंसिक टीम को बुलाओ, वो जांच करे कि ये कौन है और उसकी मौत क्यों हुई। उस कांस्टेबल ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी मैडम। जिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, साथ ही यहाँ के सभी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को इकट्ठा करो। यहाँ के लोगों से पूछताछ करो, जो भी हुआ है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करो। मुझे हर हाल में पूरी खबर चाहिए। कांस्टेबल ने तुरंत सिर झुकाते हुए कहा, समझ गए मैडम। और कुछ? जिया ने कड़क रहते हुए फिर कहा, अभी के लिए बस इतना ही। जल्दी से एक काम करो और मुझे एसीपी सर को इसके बारे में रिपोर्ट करना है। जिया ने अपने हाथ हिलाया और उस कांस्टेबल को जांच करने के लिए जाने दिया। वो खुद पुलिस स्टेशन आ गई और एसीपी को रिपोर्ट करने के लिए कि वहां पर क्या हुआ था। उसका यहाँ तक लग रहा था कि यह मरने वाला आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। ये मुद्दा बहुत बड़ा था, उनको इस पर अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। उधर समर और कियारा के विला नंबर 13 में पहुंच चुके थे। कियारा समर को खींचते हुए ऊपर एक कमरे में ले गई। समर का चेहरा अभी भी कागज की तरह सफेद था और वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था, बिल्कुल बेहोश था। कियारा के पलकें कांप रही थी, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। 2 बर्फ जैसे हाथ उसके आपस में मुड़े हुए थे। वो एक बार बात दोहराई जा रही थी, अब मैं क्या करूंगी, क्या करूं मैं अब? बचपन से लेकर आज तक वह पहली बार था जब उसने एक जानलेवा हमले के सामना किया था। पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो गोली लगने से बेहोश हो गया था। भले ही वह अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सीईओ थी और बिजनेस वर्ल्ड पर राज करती थी, लेकिन उसे अभी ये क्या करना चाहिए वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो केवल अपने एक्सपीरियंस को फॉलो कर सकती थी। उसने एक केतली में गर्म पानी उबाला और उसने एक बर्तन में डाला और फिर एक सफेद तौली को गर्म पानी से गीला करके समर के माथे पर रख दिया।
अगर उसका बहुत ज्यादा खून बह जाए तो उसको क्या करना चाहिए? बेशक उसकी रिकवरी के लिए एक एनर्जी चाहिए। कियारा समर के लिए कुछ खाने बनाने के लिए तैयार थी ताकि जब वो उठे तो खाना खाने से उसको कुछ एनर्जी मिले। लेकिन उसने पूरी किचन में देखा, उसे वहां एक भी खाने की चीज नहीं मिली। उसकी हाउसकीपर माया अभी भी वहां पर नहीं आई थी। घर का सारा खाना उसने पहले ही खा लिया था। अगर वो खाने के लिए कुछ बनाना भी चाहती थी तो भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। कियारा के चेहरे पर कुछ गिल्ट दिखाई दे रहा था। ईमानदारी से कहूं तो पत्नी का काम पति के साथ रहने और बच्चों को पढ़ाने के अलावा एक और भी काम होता है, वो था पति के पूरे दिन के बाद थक जाने के लिए उसके स्वादिष्ट खाना बनाना। लेकिन समर की पत्नी के रूप में शादी के बाद उसने कभी भी उसके लिए कुछ नहीं किया था। वो खुद को गिल्टी मान रही थी और पछता रही थी। उसने अपने ही माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओह कियारा, तुम भी कितने बेवकूफ हो। एक पत्नी के रूप में तुम्हें कुछ भी नहीं आता और वो आदमी तुम्हारे लिए जान पर खेल गया। इस एक पल में कियारा अपनी गलती पर विचार करने लगी और साथ ही समर के लिए बुरा महसूस करने लगी। तभी उसे अचानक याद आया। उसने उसके माथे पर से हाथ हटाते हुए कहा, अरे हाँ, माँ ने मुझे एक जिनसेंग दिया था। शादी के दिन उसकी माँ ने उसे एक जिनसेंग दिया था जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। उसकी माँ ने कहा था कि यह उसके होने वाले दामाद के लिए है। पहले तो उसने सोचा था कि अगर वो उसके लिए खराब नहीं करेगी, लेकिन अब उसको अच्छा लग रहा था कि अब उसका इस्तेमाल कर सकती थी। वो जिनसेंग को याद करते हुए उसका शरीर ऊर्जा से भर गया। वो दूसरी मंजिल पर अपने बेडरूम में भागी और सब कुछ ढूंढ ढूंढ कर उसने जिनसेंग वाला बॉक्स ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे उसको बॉक्स मिला तो उसने खोला और एक बर्फ की तरह सफेद जिनसेंग देखा। 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। ये बॉक्स के अंदर चुपचाप था और उसे हल्की सी खुशबू भी आ रही थी। ये जिनसेंग बिल्कुल साफ था। एक अजीब सी गंध वहां आ रही थी। कोई भी इसे देखकर जान सकता था कि ये कोई आम जिनसेंग नहीं है। कियारा जिनसेंग को बर्तन में डालकर उसे पानी में डाला और उबालना उसने शुरू कर दिया था। उसे समर का ख्याल रखना था, इसलिए जब उसने जिनसेंग को उबालना शुरू किया तो उसने उसे वहीं पर छोड़ दिया और समर के बिस्तर के पास बैठ गई। शायद इसलिए क्योंकि वो इस हमले से बहुत डर और थक गई थी। कियारा बेड साइड टेबल पर लेट गई और फिर सो गई। उसके चमकीले लाल होठ मुड़े हुए थे। उसकी लंबी पलकें थोड़ी हिल रही थी और सोई हुई एक प्लास्टिक की गुड़िया की तरह लग रही थी। काफी देर बाद आखिरकार खांसी की वजह से समर जाग गया। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। वो एनेस्थेटिक्स के बाद भी बहुत कमजोर महसूस कर रहा था क्योंकि उसका बहुत खून बह गया था। इसी खांसी सुनकर कियारा की भी आंख तुरंत खुल गई। उसने अपनी आंखें मलते हुए समर से पूछा, अरे तुम जाग गई? कियारा ने अपनी आंखें मलते हुए राहत महसूस की थी। समर ने अपना हाँ में सिर हिलाया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी कियारा से क्या कहे। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। उन्हें डिवोर्स लेना था, फिर भी उन्हें रास्ते में उस हमलावर का सामना करना पड़ा और अब वो वापस घर लौट आई थी। क्या मनहूस दिन था। कियारा ने जब देखा समर उठ गया तो उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा जिनसेंग का दलिया बनाया है, मुझे एक सेकंड दो, मैं भी लेकर आती हूँ। और ये कहते हुए वो किचन की तरफ चली गई। वो कुछ ही देर में कियारा दलिया लेकर आई। उसने एक कटोरा समर को थमा दिया। दलिया देखते ही समर के मन में सबसे पहले सवाल आया, अरे क्या बकवास है ये जिनसेंग है। उसको कटोरे में काले जिनसेंग को देखकर संदेह हो रहा था। उसे लग रहा था कि दुनिया के बारे में ही उसकी समझ खत्म हो गई है। उसने मन ही मन सोचा, ये जिनसेंग पीला या सफेद नहीं होना चाहिए था। ये काली कार्बन पट्टे जिनसेंग कैसे हो सकती है? ये क्या ही कुछ और तो नहीं है? तभी कियारा ने उसके चेहरे के भाव को देखते हुए कहा, सॉरी, मैंने इसे जला दिया। कियारा ने शर्म के मारे नीचे सुर झुका लिया। उस समय वो अपना चेहरा कहीं छुपा लेना चाहती थी। यह उसका पहला जिनसेंग पकाने का अनुभव था। एक तो उसने पानी नहीं डाला था और ऊपर से जिनसेंग उबल रहा था तो वो सो गई थी और ये जल गया था। जल गया? समर ने अपनी आंखें घुमाई और उसे समझ ही नहीं आया कि उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो उसने कहा, तुम इतनी महंगी चीज को जला कैसे सकती हो? क्या तुम पागल हो? कियारा ने समर की ओर देखा और शर्म से पूछा, क्या है? क्या मैं तुम्हें पागल लग रही हूँ? समर को नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने तभी सीधे उसे मूर्ख का टैग दे दिया था।
और जब कह ही दिया था तो उसने दोबारा भी वही बात दोहराते हुए कहा, हाँ हाँ तुम पागल हो। पागल शब्द पहले ही उसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वो अनपढ़ शब्द के हकदार थे। काले कोयले की तरह काले जिन्सन को घूरते हुए समर को लगा कि वो उसे निकल नहीं सकता। डिवोर्स। तभी उसे अचानक याद आया कि आज तो डिवोर्स लेने का दिन है। वो उसके घर में मुफ्त में और नहीं रह सकता। समर ने भौहें सिकोड़ी और कियारा की तरफ देखते हुए कहा, ओह तो ठीक है, अब मैं जा गया, चलो हम अब डाइवोर्स ले लेते हैं। कियारा ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो अभी भी जिनसन के बारे में ही सोच रही थी। इसलिए उसने हैरान होते हुए पूछा, क्या क्या कहा तुमने? समर ने फिर कहा, मैंने कहा चलो अब डिवोर्स ले लेते हैं। उसकी बात सुनकर कियारा ने चौंकते हुए कहा, डिवोर्स? वो अचानक डिवोर्स का नाम सुनते ही कांप उठी। उसके ठंडे चेहरे पर एक जटिल भाव आ गया था। यह आदमी अभी भी डिवोर्स मांग रहा है, ये अभी तो चाहती थी। और जब वो 2 दिन पहले सिविल सेवा के कागजी कार्रवाई कर रहे थे तो उसने 4 महीने में इस आदमी को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था। वो जानती थी कि उसका दिल तोड़ दिया है और जब उसे घर से बाहर रखा, क्योंकि जब वो स्पा में गया था तो उसने उसकी भावनाओं को कुचल दिया। इसलिए जब इस आदमी ने कहा कि वो डिवोर्स लेना चाहता है तो तुरंत सहमत हो गई थी। लेकिन जब इस आदमी ने यह बात अगर कही तो उसका अचानक इतना दुख क्यों हुआ? कियारा को लगा जैसे उसका दिल टूट रहा है। उसे पता था कि अब वो इस आदमी को नहीं छोड़ना चाहती थी। वो अब इस पल भावुक हो गई थी। और जब उसने उस पर उसके लिए गोली खाई थी, उसे एहसास हुआ था कि ये वही है जो शादी से परेशान थी और शादी के बाद ही उसे हमेशा गलत समझती रही थी। इसलिए समर उसे डिवोर्स क्यों देना चाहता था? शायद इसलिए भी क्योंकि वो बहुत ज्यादा मूर्ख थी। एक लड़की को जिनसे उबालना भी नहीं आता। यह पानी उबालने जैसा आसान था, लेकिन ऐसे मूर्ख लड़की किसे चाहिए होगी? कियारा ने तभी उदास होते हुए पूछा, क्या क्या तुम मुझे इसलिए डिवोर्स देने जा रहे हो क्योंकि मुझे पानी भी ठीक से उबालना नहीं आता? समर ने जब देखा कि कियारा उदास हो रही तो उसने उलझन में पूछा, क्या 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 तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम दोनों के लिए पहले ही डिवोर्स लेना अच्छा रहेगा? क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए कि आखिरकार हम जो करने जा रहे हैं वो तुम चाहती थी? अब तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? कियारा ने उदासी भरे स्वर में पूछा, तो तुम मुझे इसलिए डिवोर्स दे रहे हो क्योंकि मैं ये चाहती हूँ? मैं तो बेवकूफ हूँ, कुछ भी कहती हूँ, तो क्या तुम मान लोगे? समर ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो। कियारा खिलते हुए फूल की तरह मुस्कुराई। उसने सिर झुकाते हुए कहा, ओके ठीक है। उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर समर चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि जब उसकी पत्नी मुस्कुरा रही तो वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अगर ये डिवोर्स लेना चाहते थे तो 2 शर्तें थी। पहले, टूटे हुए रिश्तों के लिए दोनों पक्षों का डिवोर्स लेना सहमत होना जरूरी था। दूसरी, अगर दोनों पक्ष 2 साल से ज्यादा समय से अलग रह रहे तो एक पक्ष कोर्ट में डिवोर्स देने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता था। इसके अलावा उन्हें कागजी कार्रवाई के लिए अपना मैरिज सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ और आईडी प्रूफ के साथ सब कुछ सबमिट करना होगा। कियारा ने फैसला कर लिया था कि वो इस समर को डिवोर्स नहीं देगी और न ही इस आदमी से अलग होगी। तभी उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट छिपाने का प्लान बनाया और कहा कि उसने उसे कहीं खो दिया है ताकि वो डिवोर्स न ले सके। उसने समर से कहा, तुम अभी भी घायल हो, पहले जिनसे खाओ, जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम डिवोर्स के बारे में बात करेंगे। अभी तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। कियारा ने अपने होठ ऊपर उठाए और जिनसे समर को फिर से थमा दिया। कियारा अचानक घरेलू महिला की तरह हो गई थी और जब उसने अपना फैसला कर लिया था, हालांकि जिनसे जल गया था, फिर भी समर को उसे खत्म करना पड़ा क्योंकि कियारा ने पहली बार किसी लड़के के लिए खाना बनाया था। समर के कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो बस कियारा का उदास चेहरा देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की असल में इतनी जल्दी अपने आप को दोषी मान लेगी। समर ने अपने पेट को पकड़ लिया और इस भयानक परिवर्तन से चौंकते हुए अपने घाव के लिए जले हुए जिनसंग को खा लिया। उसका पूरा मुंह कड़वा हो गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये जिनसंग यार बहुत ही कड़वा है। समर ने भगवान की कसम खाई कि जिनसंग उसके जीवन में अब तक की सबसे खराब चीज थी।
ये लड़की बहुत ही शानदार शेफ थी। हालांकि जिनसेंग काम करता हुआ लग रहा था, भले ही उसका स्वाद कैसा भी था। समर ने महसूस किया कि जिनसेंग खत्म करने के तुरंत बाद ही उसे अपने शरीर में गर्मी महसूस होने लगी थी। उसके घाव में दर्द कम हो गया था और उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी थी। अब उसे चक्कर भी नहीं आ रहे थे। अब वो बिल्कुल खड़ा हो सकता था। निसंदेह इस रिकवरी स्पीड के साथ वो एक दिन में अपनी सारी ऊर्जा वापस पा सकता था। तभी उन दोनों को एक तेज आवाज ने डिस्टर्ब किया। उन्होंने देखा कि कियारा के मोबाइल की रिंग बज रही थी। कोई कियारा को कॉल कर रहा था। उसने जब फोन उठाया तो उसे पता चला कि इरा कॉल कर रही है। उसने फोन उठाते हुए इरा से पूछा, हाँ इरा, क्या हुआ बताओ। दूसरी तरफ से इरा ने कहा, बॉस, मेहरा कॉर्पोरेशन वाले आए। वे हमारे साथ 250 करोड़ की डील करना चाहते हैं। कियारा ने तुरंत अपनी बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, तो इरा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप उनसे डील कर लीजिए। तभी इरा ने अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहा, लेकिन बॉस, उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ आपके साथ डील करनी है, बल्कि वो किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे अगर आप उनके साथ डील नहीं करेगी तो। उसकी बात सुनकर कियारा ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मैं आ रही हूं, और उसने फोन रख दिया। फिर कियारा ने समर की तरफ देखा और अपनी आंखों में अपराध बोध के साथ आगे कहा, तुम यहीं घर पर आराम करो। डायरेक्टर इरा ने मुझे कॉल किया है और मुझे अब कंपनी जाना पड़ेगा। वो इसके बाद तुरंत घर से निकल गई। ईमानदारी से कहूं तो वो घर पर समर की देखभाल करने का प्लान बना रही थी, लेकिन अगर उसके पास अब कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि उसे एक बड़े मामले के लिए जाना था। ये बहुत बड़ी डील थी। कियारा को जाते हुए देखकर समर को झटका लगा। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, क्या उसने मुझे अभी भी बताया कि वो कहां जा रही है? नहीं बताया। पहले कियारा उसे हमेशा इग्नोर करती थी, कभी भी उसे कुछ बताती नहीं थी वो कहां जा रही है, भले वो कंपनी में जा रही हो। ये पहली बार था जब उसने बताया कि वो कहां जा रही है। ये तो चमत्कार हो गया था। कियारा के जाने के बाद समर का चेहरा काला पड़ गया। उसका पूरा शरीर एक ठंडी जानलेवा हवा में बिखर गया था। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, टाइगर किंग, पॉइजनस स्पाइडर, अब बस तुम लोग इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। टाइगर किंग उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन ये उन दोनों के बीच की दुश्मनी थी। फिर भी टाइगर किंग ने कियारा को इसमें शामिल करने की हिम्मत की। वो कियारा को मारना चाहता था। टाइगर किंग ने इस बार हद तो कर दी थी, जिससे समर को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक पुरानी कहावत है, अगर आदमी के बीवी बच्चों पर बन आती है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। उसने अभी तक कियारा को डिवोर्स नहीं दिया था, इसलिए कानूनी तौर पर कियारा अभी भी उसकी पत्नी थी। टाइगर किंग ने कियारा को मारने की कोशिश की और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपना कंप्यूटर चालू किया, पासवर्ड डाला और एक सीक्रेट चैट रूम खोल लिया। चैट रूम में अभी भी कोई ऑनलाइन नहीं था। फिर एक बहुत बड़ा साया दिखाई दिया। साया के पीछे से एक गोरी खूबसूरत महिला एलिस आ गई। एलिस की त्वचा एकदम गोरी थी, उसके लाल होठ बिल्कुल जीवंत थे और उसने आकर्षक नजरों के साथ देखा और कहा, शैडो किंग, क्या आपको मेरी याद आ ही गई? अगर ये एक सामान्य कॉल होती तो वो निश्चित रूप से एलिस को थोड़ा चिढ़ाता, लेकिन आज उसका मूड नहीं था, इसलिए उसने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, एलिस, टाइगर किंग इंडिया आया है, क्या तुम्हें पता था? एलिस ने अपनी आंखें झपकाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे यहाँ तक पता चला है कि वो कल तक थाईलैंड में था। समर ने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो थाईलैंड में है? एलिस ने तुरंत से कहा, हाँ मुझे यकीन है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको ये तस्वीर भेज रही हूँ, आप उन्हें देखो, आपको पता चल जाएगा। ये कहने के बाद एलिस ने टाइगर किंग की कुछ तस्वीरें भेजी। टाइगर किंग यूरोपीय था और उसकी हाइट 6 फीट से भी ऊपर थी। त्वचा गोरी, सुनहरे काले बाल, उसकी नाक ऊंची थी और होठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। तस्वीर देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि यह टाइगर किंग ही था। क्योंकि टाइगर किंग थाईलैंड में था तो फिर इंडिया में उसको मारने कौन आया था? उसे यह आभास था कि पॉइजनस स्पाइडर के अलावा जिसने उस समय उसको मारने की कोशिश की थी, निश्चित रूप से कोई और ही था। अगर वो टाइगर किंग नहीं था तो कोई और समस्या हो सकती थी। और ये क्या थी समस्या? ऐसा कौन हो सकता था जो उसकी जान लेना चाहता हो? पृथ्वी पर 7 किंग थे,
और वे शैडो ग्रुप किंग, टाइगर ग्रुप किंग और ड्रैगन ग्रुप किंग, पैंथर ग्रुप किंग, रेड ग्रुप किंग। समर शैडो ग्रुप का किंग था और सभी किंगों में सबसे पहले स्थान पर आता था। बहुत से लोग थे जो उसे सम्राट के सिंहासन से नीचे खींचना चाहते थे। अन्य 6 भी सभी किंग थे और उनके पास मारने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिव भी था। समर ने एलिस को पूरी बात बताते हुए कहा, एलिस, आज मुझ पर हमला हुआ है। मुझे लगा कि यह टाइगर किंग ने किया है, लेकिन अब ये तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई और है। एलिस ने चौंकते हुए पूछा, क्या किंग, आपके ऊपर किसी ने हमला किया? समर ने हाँ में से हिलाते हुए कहा, बिल्कुल एलिस, एक काम करो, पता लगाने की कोशिश करो 7 किंगों में से कौन कौन अभी इंडिया में है। एलिस तुरंत उसकी बात से सहमत होते हुए बोली, हाँ किंग, मैं अभी देखती हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और जीपीएस सिस्टम के जरिए पूरे देश में छानबीन शुरू कर दी। लगभग 10 मिनट बाद एलिस ने 7 किंगों के बारे में जानकारी जुटाना समाप्त किया। उसके आकर्षक चेहरे पर पीलापन आ गया था। उसने समर की तरफ देखते हुए कहा, शैडो किंग, हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार पैंथर महाद्वीप से पैंथर किंग और चूहे महाद्वीप से चूहा किंग दोनों इंडिया में हैं। इतना ही नहीं, टाइगर किंग भी थाईलैंड से गायब हो गया है। संभावना है कि वो भी इंडिया चला गया। और ये बताते हुए एलिस की आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे डर गई हो। जब 7 किंगों में से 3 किंग इंडिया चले गए तो इसके बारे में सोचकर भी लोग डर जाते हैं। एलिस की बात सुनकर समर ठंडे मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसकी आंखें गुस्से में भर गई। उसने गुस्से में कहा, ऐसा लगता है कि ये सभी लोग मुझे मारकर नंबर 1 की गद्दी हासिल करना चाहते हैं। वो नंबर 1 किंग था। उसने सोचा कि इंडिया लौटने के बाद वो शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। उसने स्पष्ट रूप से बहुत अधिक सोचा और वह अन्य सभी किंग उसकी जान लेने आ गए थे। शैडो किंग पहले ही ज्यादा से गुस्से में था। अगर वो मुझे मारने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें नर्क में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो यही सोच रहे थे। एलिस के आकर्षक चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी तो उसने पूछा, महाराज शैडो किंग, वो तीनों किंग इंडिया पहुंच चुके हैं। आप गंभीर खतरे में हैं। कृपया शैडो ग्रुप को इंडिया में आकर आपका समर्थन करने दें। समर ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है। तुम लोग शैडो ग्रुप में ही रहो। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक मिशन है। एलिस ने चिंता करते हुए कहा, लेकिन किंग, आपकी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए कोई मिशन नहीं। समर ने तुरंत कहा, एलिस, तीनों किंग इंडिया आए थे, इसलिए उनके पुराने घोंसले निश्चित रूप से खाली हैं। मैं तुम लोगों को आदेश देता हूं कि तुम जाओ और टाइगर किंग, पैंथर किंग और रेड किंग के घोंसले नष्ट कर दो। उसकी बात सुनकर एलिस की आंखों में चमक आ गई। उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, हाँ शैडो किंग, हम निश्चित रूप से मिशन पूरा करेंगे। वो जानती थी कि शैडो किंग का क्या मतलब था। वो तीनों किंग के बैकअप बेस को खत्म करना चाहता था। और फिर एलिस और शैडो किंग ने मिशन के कुछ विवरणों पर चर्चा की और फिर उन्होंने चैट रूम बंद कर दिया। अब वो तीनों किंग के बेस को नष्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। बेशक नष्ट होने वाला पहला जो बेस था टाइगर किंग का होना था। वो शैडो किंग का सबसे बड़ा दुश्मन था। समर के आसपास उसने आसमान को देखा। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, टाइगर किंग, पैंथर किंग और रेड किंग, मैं इंडिया में तुम लोगों का इंतजार करूं। देखते हैं क्या होता है। केवल उनकी मौत ही शैडो किंग के गुस्से को शांत कर सकती थी। एक दिन जल्दी बीत गया। समर की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई। यहाँ तक कि उसके गोली का भाव भी भर गया था और निशान भी छूट गया था। इससे कियारा को बहुत झटका लगा। अगले दिन सूरज उग गया। सूरज की रोशनी जमीन पर चमक रही थी और पीछे एक रंगीन रोशनी छोड़ रही थी। आज मौसम बहुत अच्छा था। समर बहुत जल्दी बिस्तर से उठ गया। नहा धोकर अपनी पहली मंजिल पर लिविंग रूम में बैठकर कियारा के आने का इंतजार कर रहा था। कियारा का चेहरा ठंडा था। उसकी नाक थोड़ी ऊंची थी और उसने आज काले रंग का फॉर्मल सूट पहना हुआ था। इसमें उसका फिगर और भी ज्यादा निखर कर सामने आ रहा था। उसने काले रंग की ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे और एड़ी के ऊपर उसकी लंबी लेकिन सीधी टांगे थी। उसका चेहरा हीरे की तरह चमक रहा था, क्रिस्टल की तरह था और नीलम के टुकड़ों की तरह कोमल और चिकना था। ये एक बिल्कुल आकर्षक था।
जहां तक कि उसके फिगर की बात थी, और ये इतना शानदार था कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसका फिगर इतना सुंदर था, एस आकार का। वो पतले, लंबे, सफेद, कोमल थे, और समर ने देखा कि कियारा के पैर इरा के लंबे पैरों के जैसे थे। वो दोनों बिल्कुल अच्छे थे। तभी वो धीरे धीरे पास आई और समर को हल्के घूरते हुए उसने कहा, तुम्हारी चोटें ठीक हो गई क्या? समर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कियारा ने उसको थोड़ा घूरते हुए कहा, जब तुम ठीक हो गए हो तो तुम काम पर क्यों नहीं जाते? तुम यहाँ क्यों बैठे? समर उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसने हैरानी में उसकी तरफ देखा। उसने भौहें सुकोड़ी और पूछा, हमने कल बात नहीं की थी? जो काम कल अधूरा रह गया हम आज उसे पूरा करेंगे। हमने तय नहीं किया था कि हम आज डिवोर्स ले लेंगे? भले ही कियारा बहुत सुंदर थी, लेकिन वो एक साथ नहीं सो सकते थे। उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए उनका डिवोर्स लेना ही सही था। लेकिन कल जो उसने देखा, कियारा बहुत अजीब थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। पहले वो डिवोर्स लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन अब वो उसके बारे में सुनकर ही घबरा जाती थी। तभी कियारा ने हैरानी भरी आवाज में कहा, डिवोर्स? मैंने कल कहा था। समर ने पूरी दृढ़ता से कहा, बेशक तुमने कहा था। कियारा ने अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए कहा, माफ करना, मैं भूल गई। समर ने अपनी आंखें घुमाई। वो इस हद तक हैरान था कि उसकी मुंह से एकदम से निकला, क्या भूल गई तुम? कोई भी डिवोर्स जैसी बात को कैसे भूल सकता है? ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। अब क्या करेगी कियारा? क्या कियारा समर को डिवोर्स देगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है ये हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें। जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार वीडियो को देखते रहें, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करते रहें।